हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री का आज है लेक्चर नंबर 4 और आज हम सीखेंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कितने तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, क्वांटम नंबर्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई? क्वांटम नंबर्स को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए हुई क्योंकि अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन एटम में किस शेल में है, किस सब शेल में है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटम नंबर्स। कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? क्वांटम नंबर्स। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो जो सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा, एन ऑर्बिटल is characterized by basically three quantum numbers। ठीक है, क्वांटम नंबर्स, उनका नाम क्या है? n, l एंड m। किसी भी कोई भी ऑर्बिटल 3 बेसिकली क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज्ड होता है, जिसका नाम क्या है? n, l, m। n का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l का मतलब क्या है? एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और m का मतलब क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन 3 क्वांटम नंबर्स के अलावा हमें एक और क्वांटम नंबर्स पढ़ने की जरूरत होती है, उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सारे क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर आता है अपना, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको छोटा n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, इट्स वैल्यू ऑफ रेंज, ये कहां से कहां होता है? 1 2 3 4, 1 से लेके इंफिनिटी तक। इसकी रेंज क्या होती है? 1 से लेके इंफिनिटी तक। तीसरा पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स शेल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? शेल को रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास ये है न्यूक्लियस, क्या है? ये है अपने पास न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। ये आसपास क्या होते हैं? शेल। पढ़ा होगा आपने 9th में, ये के शेल होता है, ये एल शेल होता है और ये एम शेल होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोल देता हूं मैं? न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 1। एल शेल के लिए n की वैल्यू 2, एम शेल के लिए n की वैल्यू 3। ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। तो के शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, वही एल शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, एम शेल के लिए n की वैल्यू 3 होती है, वैसे ही एन शेल आएगा, एन शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4। ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? कि जैसे मान लीजिए चौथा पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ये भी बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की, एक जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी दूरी है, इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से कितनी दूरी है, इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कितनी दूरी है। तो चौथा पॉइंट क्या है? इट टेल अस डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है,
कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की कितनी दूरी है वो कौन बताएगा आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पांचवी बात जो आप यहाँ से सीख सकते हो वो क्या है कि देखो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, अगर मैं बात करूँ एनर्जी का, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी होगी? एनर्जी उस शेल की कम होगी जो शेल न्यूक्लियस के पास है। के शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? एल की। इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? एम की। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे एन बढ़ेगा, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, ठीक है, देखो बढ़ रहा है ना 1 2 3, तो एनर्जी ऑफ शेल क्या होगा? एनर्जी ऑफ शेल भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? मतलब सबसे कम एनर्जी वाला के है, उससे ज़्यादा एनर्जी एम, उससे ज़्यादा एनर्जी के एल, उससे ज़्यादा एनर्जी एम, उससे ज़्यादा एनर्जी एन, एंड सो ऑन। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, एन 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी ऑफ सेल भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में। ये किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? शेल को। किसको? शेल। शेल बोले तो जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, ठीक है। मिटा दूं? मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 5 पॉइंट हो गया ना। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है वो देखिए। छठा पॉइंट कहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एन स्क्वायर। क्या होगा? एन स्क्वायर। इस नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, इन अ सेल। किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर क्या है? इसका फॉर्मूला 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। जैसे समझते हैं एक चार्ट, जैसे मान लो वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, ठीक है। इधर हमने लिख दिया शेल, इधर लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अपने एन, वैल्यू ऑफ एन है, ये अपना चार्ट पेपर तैयार। इसमें 2 कर देते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है, n इक्वल्स टू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो सेल कौन सा होगा? के सेल, है ना? है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल 2n स्क्वायर, तो n की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। कहने का मतलब क्या है कि जब n 1 होगा तो सेल कौन सा होगा? के शेल होगा। के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच सकते हो? 2। बात समझ में आई? अगर n की वैल्यू 2 ही तो कौन सा शेल होगा? एल शेल, है ना? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर 4। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। उसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो कौन सा शेल होगा? m शेल। ठीक है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल कैसे निकालेंगे? 9 दूनी 18। ठीक है, ठीक है। वैसे n की वैल्यू 4 होगी तो KLM कौन सा शेल हो जाएगा? n शेल। फिर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कैसे होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 32। ये फॉर्मूला लगा दो ना, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32।
ठीक है ठीक है। वैसे n की वैल्यू मान लीजिए 5 होगी, KLMNO कौन शेल होगा? O शेल। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो 5 का स्क्वायर 25 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ किसी भी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? n स्क्वायर, और किसी भी शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। इस पे ये जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। तो इस तरीके से हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पे है। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वांटम नंबर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सबसे पहली बात लिखना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। दूसरी बात, वैल्यू ऑफ एल, रेंज, इसका रेंज, रेंज इज 0 1 2 3 अप टू n-1। ठीक है, इसकी रेंज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की रेंज क्या होती है? 1 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज क्या होती है? 0 से n-1, जहाँ n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n-1 का मतलब क्या हुआ? n-1 का मतलब हुआ कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगी। क्या होगी? एक कम। n-1 का मतलब हुआ। ठीक है ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट रिप्रेजेंट्स सबशेल। किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल। सबशेल जैसे S-P-D-F। ठीक है, इसको सबशेल बोलते हैं। बात समझ में आई? आई। चौथी बात, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल की शेप कैसी है वो उसको भी बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है ठीक है। जैसे मान लीजिए एल की वैल्यू 0 ही, तो कौन सा सबशेल होगा? एस सबशेल। ठीक है, और एस सबशेल कैसा होता है नेचर में? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल। एस का मतलब शार्प होता है। क्या होता है? शार्प। और ये कैसा होता है? स्फेरिकल। ठीक है ठीक है। मतलब एस सबशेल जो होता है वो कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। और ये कैसा? स्फेयर को कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल। ठीक है ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं L = 1 हुआ तो कौन सा सबशेल होगा? पी सबशेल। पी सबशेल। पी सबशेल हुआ मतलब पी का मतलब क्या है? पी का मतलब प्रिंसिपल। इसको थोड़ा जगह चाहिए, 1 मिनट रुको, इसको यहाँ रखता हूँ। अगर L की वैल्यू 1 हुई तो पी सबशेल। कौन सबशेल होता है भाई? पी सबशेल। और पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डंबल। ऐसे बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डंबल। ठीक है, डंबल। आया समझ में? आया। वैसे अगर L की वैल्यू 2 हो गई तो ये बनता है डी सबशेल। डी सबशेल, जहां डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज। और ये होता है डबल डंबल। कैसा होता है भाई? डबल डंबल। एक डंबल के ऊपर दूसरा डंबल, इसको क्या बोलेंगे? डबल डंबल। ठीक है ठीक है। दिखाई दे रहा है? 1 मिनट। हाँ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर L की वैल्यू 3 हो गई, मैं इसको यहाँ लिख दूँ, जगह कम पड़ गया, यहाँ लिख देता हूँ। अगर L की वैल्यू 3 हो गई तो कौन सा सबशेल होगा? F सबशेल।
ठीक है। और एफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, फंडामेंटल, ठीक है, ठीक है। और ये कैसा शेप बनता है? कॉम्प्लेक्स। इसको ऐसे बनाया जाता है, ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ठीक है। नोट करिए यार इसको। मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज क्या होती है? 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। किसको रिप्रेजेंट करता है? सब शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता था? शेल को, KLMN शेल। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सब शेल। सब शेल जैसे SPDF। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये किसको बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल किस शेप का है। जैसे S है, ये किस शेप का होता है? स्फेरिकल का। P डम्बल होता है, D डबल डम्बल होता है, और F कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। बात समझ में आई? अगर L की वैल्यू 0 हुई तो S सब शेल होगा, L की वैल्यू 1 हुई तो P सब शेल होगा, L की वैल्यू 2 हुई तो D सब शेल होगा, ठीक है, ठीक है। नोट करिए। और L की वैल्यू 3 हुई तो F सब शेल होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट, ये तो चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट क्या कहता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 2l+1, ठीक है, ठीक है। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, किसी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 2 × में 2l+1। बात समझ में आई? तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल कैसे निकालते हैं? 2l+1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कैसे निकालते हैं? 2 × 2l+1, ठीक है, ठीक है। जरा इसको नोट करिए, फिर से हम एक चार्ट पेपर बनाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई? चलिए, आपका चार्ट पेपर तैयार हो गया। अब इस चार्ट पेपर को हम लोग भरते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले क्या है? वैल्यू ऑफ n। मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। तो आपसे पूछा है शेल, कौन सा शेल होगा भाई? K शेल होता है, ठीक है, ठीक है। फिर पूछा है ऑर्बिटल्स इन अ शेल। तो ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है भाई? n²। तो 1 का स्क्वायर 1। उसी तरह क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैसे निकालते हैं भाई? 2n²। तो कितना आ जाएगा हमारा? n की जगह 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 2, ठीक है, ठीक है। उसी तरह वैल्यू ऑफ l फॉर n। n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू बताना है। तो कैसे बताएंगे? याद है ना, l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू होती है 0, 1, 2 अप टू n-1, ठीक है, ठीक है। मतलब जो l होता है n से एक कम होता है। n कितना है? 1। तो इससे एक कम कितना होगा? 0। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। और जैसा कि मैंने बताया, अगर l 0 है तो कौन सा सबशेल होगा? S सबशेल, है ना, है, ठीक है, ठीक है। फिर क्या पूछा है? टोटल ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। टोटल ऑर्बिटल इन सबशेल। टोटल ऑर्बिटल इन अ सबशेल कैसे निकालते हैं भाई? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2l+1। तो l कितना है? 0। तो 0 × 2 0+1, तो ये 1 आ गया। उसी तरह टोटल इलेक्ट्रॉन इन सबशेल, तो 2 × 2l+1, है ना, है। तो कितना जाएगा? 2। बात समझ में आई? ये होगा हमारा n=1 वाला, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लेते हैं n=2 ले लेते हैं, तो कौन सा शेल आएगा? KL शेल, है ना, है। ऑर्बिटल्स इन अ शेल 2 का स्क्वायर 4, क्या? 4। नेक्स्ट क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, ठीक है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ l n कितना है? 2। तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से कम 1। मतलब देखो, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो 1 आ रहा है तो 0 भी हो सकता है, l = 0 भी हो सकता है, और l = 1 भी हो सकता है, ठीक है। n की जगह कितना हो? 2, 2 - 1 1, मतलब 0 और 1। 0 हुआ तो कौन सा सबशेल? S सबशेल। 1 हुआ तो P सबशेल, ठीक है, ठीक है। फिर पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो S के लिए l के लिए 0 होती है, तो 0 पुट करो तो कितना आएगा? 1।
और 1 पुट कर कितना आएगा 3, तो टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे 4 ऑर्बिटल्स। कितने हो जाएंगे 4 ऑर्बिटल्स। वो 4 ऑर्बिटल्स होंगे, 4 ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन 4 में से एक ऑर्बिटल s का होगा और 3 ऑर्बिटल किसके होंगे p के होंगे। उसी तरह क्या पूछा है टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, तो इसमें s के लिए l 0 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, इसमें कितने आएंगे 2 एक 3 3 2 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। उसी तरह मान लीजिए अपना आया n = 3, अगर n = 3 आया तो शेल कौन सा होगा KLM, m शेल। नेक्स्ट नंबर ऑर्बिटल्स इन अ सेल 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल 9 दूनी 18। उसी तरह इसमें n = 3 है, तो l की वैल्यू 3 में से 1 गया 2, मतलब 0 भी हो सकती है, l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। बात समझ में आई। 0 होगा तो s सब शेल, 1 होगा तो p सब शेल, 2 होगा तो d सब शेल। ठीक है, ठीक है। और फिर टोटल ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इस शेल में बता रहे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो s के कितने ऑर्बिटल्स होंगे भाई, s के 1 ऑर्बिटल होगा, p के कितने होंगे 3 ऑर्बिटल, d के कितने होंगे 5 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। उसी तरह बात करो इलेक्ट्रॉन का, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो s के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, l की जगह 0 पुट करो, p के कितने होंगे 1 6 और d के कितने होंगे 10, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल है, ये आपको डब्बा भरने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए n की वैल्यू 4 होगी, KLMN, तो कौन सा शेल होगा n शेल। ऑर्बिटल्स इन अ सेल किस तरह 4 का स्क्वायर 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल 16 दूनी 32। ठीक है, ठीक है। अब n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू एक कम होगी 3 तक होगी, तो L0 होगा, L1 होगा, L2 होगा और L3 होगा, है ना। हाँ, तो ये S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और ये F सब शेल। ठीक है, ठीक है। S सब शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे 1, P में 3, D में 5 और F में कितने 7, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 7 5 12 13 14 15 1 16 ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, P में 6, D में 10, F में 14। बस L के लिए 3 पुट कर दो सब में, S में निकालना हो तो L के लिए 0 पुट करो 2 आ जाएगा, P में निकालना हो तो L के लिए 1 पुट करो 6 आ जाएगा। तो कितना आ गया 10 20 और 6 तो 8 28 28 4 32, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 32 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दो मिटा दो, नोट कर लीजिए इसको पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, जबकि एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है। मिटा दो मिटा दो। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैसे निकालते हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2n², ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल का फॉर्मूला क्या होता है 2 × 2l + 1। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। ठीक है, ml से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ रेंज -L2 + L होता है। ठीक है, -L से +L होता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए L की वैल्यू 1 होगी तो ml की वैल्यू क्या होगी -1 to +1। जैसे मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ -1 भी 0 भी 1 भी। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर L की वैल्यू अपनी 2 हो गई तो ml की वैल्यू क्या आएगी -2 to +2। इसका मतलब -2 भी -1 0 1 और 2। अगर मान लेते हैं L की वैल्यू 3 हो गई
तो ml की वैल्यू क्या होगी भाई, -3 to +3। इसका मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है अपने पास, वैल्यू। ये किसको बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट टेल्स अबाउट orientation of an orbital। ठीक है, ये ओरिएंटेशन बताता है किसकी, ऑर्बिटल की। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपने पास s सबशेल है, अगर ये s सबशेल है तो s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। और s सबशेल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना। कैसा होता है, स्फेरिकल। ठीक है, s ये कैसा होता है, स्फेरिकल। और ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। बात समझ में आई। उसी तरह मैं p सबशेल की बात करूं, यहाँ पे बात कर लिया जाए p सबशेल। तो p सबशेल की बात करूं तो p के लिए l के लिए कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। अच्छा l 0 है तो इसके लिए ml भी कितना होगा, 0। ठीक है, मतलब इसके लिए ml की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। p में एक डब्बा होता है ना, होता है। l1 है, p सबशेल है, l1 है, ml कितना होगा, -1 to +1, हाँ या ना, हाँ। मतलब -1 भी, 0 भी, 1 भी। मतलब p सबशेल का हम 3 तरह से ओरिएंटेशन करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। p सबशेल में कितने डब्बे होते हैं भाई, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ p सबशेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ p सबशेल फॉर्मूला क्या होता है, 2l+1। l की वैल्यू 1 है तो रखो तो कितना है, 3। मतलब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, है। तो एक का नाम देते हैं px, एक का नाम देते हैं py, इसका नाम देते हैं pz। मान लेते हैं इसके लिए ml की वैल्यू 0 तो इसके लिए -1 और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1। कहने का मतलब क्या है कि p सबशेल का हम 3 तरह से ओरिएंटेशन कराते हैं, x, y और z में। इसके लिए ml की वैल्यू -1, 0 और 1। ठीक है, ठीक है। नोट करिए। अब ये 3 तरह से कैसे कराते हैं वो भी देखिए। जैसे मान लें सबसे पहले इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो p सबशेल डंबल होता है, याद है ना, तो ये ऐसा बन जाता है। x एक्सिस पे इसका ऐसा ओरिएंटेशन आता है, इसको क्या बोलेंगे, px। उसी तरह किसकी बात करेंगे, py। ये अपना py, y इसको x और y, तो y डायरेक्शन में हो गया। उसी तरह z डायरेक्शन में। तो क्या बन गया अपना x y, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z डायरेक्शन, तो ये z डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लोब। क्या बोलते हैं, लोब। ये जो मैंने पार्ट स्टेट किया है, ये पार्ट स्टेट क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, x एक्सिस पे। इसमें कहाँ है, y एक्सिस पे। इसमें कहाँ है, z एक्सिस पे। तो इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं, लोब। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया। तो ये तो हमने बात की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वैल्यू ऑफ रेंज किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एस का कोई ओरिएंटेशन नहीं, पी का हम 3 तरह से करा सकते हैं। अब जरा बात करते हैं डी का। डी का किस तरह से ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, ठीक है। मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं डी सबशेल। डी सबशेल डी सबशेल। अब डी सबशेल के लिए बात करें तो डी सबशेल के लिए हमारा L की वैल्यू कितनी होगी, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2। तो ml कितना होगा इसके लिए, ml की वैल्यू -2 to +2। इसका मतलब -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, ठीक है। अब
डी सबशेल मतलब इसके लिए ml के लिए कितनी है 5, मतलब डी सबशेल का हम 5 तरह से ओरिएंटेशन करा सकते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डी सबशेल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है 2l + 1। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, 2 to the 4 एक 5 है ना, मतलब डी में कितने ऑर्बिटल्स, मतलब डी में कितने डब्बे बनेंगे 5, 1 2 3 4 5, मतलब डी सबशेल का 5 तरह से ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है। एक होता है डी एक्स वाई, एक को बोलते हैं डी वाई जेड, एक को बोलते हैं डी जेड एक्स, एक को बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स वाई पे। डी एक्स वाई, तो ये बन गया x, ये बन गया y। बात समझ में आई? अभी जो लोब्स बनते हैं ना बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, किसमें बनते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये बनते हैं बिटवीन द एक्सिस। ये एक्स वाई वाई है तो इसके बीच में, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना बन गया डी एक्स वाई। वैसे ही डी वाई जेड की बात करूं मैं, डी वाई जेड, तो y बन गया, ये z बन गया। ये अपना वाई जेड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी एक्स वाई वाई जेड और एक जेड एक्स, डी जेड एक्स, तो ये जेड मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो ये तीनों केस में बिटवीन द एक्सिस बनता है लॉब। आया समझ में? आया। नेक्स्ट है अपना ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये ऑन द एक्सिस बनता है। ठीक है, ठीक है। देखो इन फर्क है, बिटवीन एक्स और वाई के बीच में लोग बन रहा था, इस पे एक्सिस पे बनता है। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, तो अपना ये बन गया एक्स वाई हो जा सकता है ये, और ये जेड, तो इसका कुछ तो खास ही बनता है, ये भी ऑन द एक्सिस बनता है, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। पार्ट सेट कर दीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके 11th क्लास का जो पेपर होगा ना उसमें पूछ सकता है आपसे, और पूछा गया सवाल है ये सब। ठीक है, ठीक है। तो डी सबशेल का 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब 5 तरह से ओरिएंटेशन इस तरीके से उसको आप दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं बात की डी सबशेल के बारे में। अब बात करते हैं एफ सबशेल। आया समझ में? आया? मिटा दो, मिटा दीजिए। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एस सबशेल, एफ सबशेल, एफ सबशेल। एफ सबशेल के लिए मुझे बता सकते हैं एल के वैल्यू बताइए। एल कितना होता है 3, S0 P1 D2 और F3। तो ml की वैल्यू कितनी होगी -32 + 3, इसका मतलब -3 -2 -1 0 1 2 और 3। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एफ सबशेल। एफ सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं भाई, 2l + 1, क्योंकि इसके लिए 2l + 1, इसके लिए l 3 है तो कितना आ जाएगा 7, मतलब इसमें कितने डब्बे होते हैं 7 डब्बा। एस में कितने होते हैं भाई
7 डब्बा, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका जो ओरिएंटेशन है वो बनता है कॉम्प्लेक्स। कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं, इसका जो ओरिएंटेशन होता है कैसा होता है भाई? कॉम्प्लेक्स। तो सीधा ऐसे बना के छोड़ दीजिएगा, ये कैसा बनता है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लिया, कर लिया। बस इसमें इतना ही पढ़ना है कि एफ सबशेल के लिए एल की वैल्यू 3 होती है, एम एल की वैल्यू -3 to +3 हुई। इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 डब्बे होते हैं। और कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब कुछ बातें नोट करनी है जो इंपॉर्टेंट है। नोट क्या करना है कि देखो एस सबशेल है तो इसमें एक डब्बा होता है, मतलब एक ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, मैं इसको डब्बा बोलूँगा। ठीक है, ठीक है, डब्बा मतलब ऑर्बिटल। डी सबशेल होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? 5। ठीक है। वैसे अगर एफ ऑर्बिटल है तो इसमें कितने डब्बे होंगे भाई? 7 डब्बे। 1 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आया? पहली बात तो ये नोट करनी है। दूसरी बात, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। और n किसको दिखाता है? शेल को। ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ l, 0 1 2 3 4 अप टू n-1, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को। ठीक है, ठीक है। वैसे अगर मैं ml की बात करूँ तो ये माइनस, जैसे एंड सॉन -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सॉन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिएंटेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने बात की n l m पे। ठीक है, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देखो जो l है n पे डिपेंड करता है, क्योंकि l जो होता है n से एक कम होता है, और जो ml होता है वो किस पे डिपेंड करता है? l पे। ठीक है, ठीक है। ये नोट नंबर 2। ये 2 बातें नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। और हमारा आखिरी क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। मिटा दूँ? मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपना अगला क्वांटम नंबर जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर। देखो स्पिन क्वांटम नंबर में हमें सिर्फ 2 डायरेक्शन पढ़ना है। एक डायरेक्शन को लेकर चलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरे डायरेक्शन को लेकर चलते हैं क्लॉकवाइज। ये हमारा अजम्पशन होता है। एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखा देंगे या ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज को इस तरह से दिखा देंगे या इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। जो ऊपर वाला डायरेक्शन होगा इसकी वैल्यू मान लेते हैं +हाफ, तो जो नीचे वाला होगा ये क्लॉकवाइज है और ये है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। आज जो नीचे वाला है इसकी वैल्यू लेके चलते हैं -हाफ। या हमारा एजम्पशन है, अगर ऊपर वाले का अगर मान लो आपने -हाफ लिया तो नीचे वाले क्या लेना पड़ेगा? +हाफ। बस आपको इसमें ये याद रखना है। ठीक है, कि इसमें 2 डायरेक्शन लेके चलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर डायरेक्शन को +हाफ तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले का आपने माइनस ले लिया तो नीचे वाले क्या लेना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को ये समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं उसका कंप्लीट लेक्चर हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।